हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए 157 रुपीज़ का शेयर है, 2% की आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो भैया बैंकिंग सेक्टर के सभी शेयर्स में, ज़्यादातर शेयर्स कह लो कि वहाँ पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इस गिरावट वाले माहौल में बैंक ऑफ बड़ौदा कहां पर स्टैंड आउट कर रहा है और खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 157 रुपीज़ का शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा का। और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो जब से सिलिकॉन वैली बैंक वाला मामला निकलकर सामने आया है, बैंकिंग सेक्टर लगातार गिर रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अगर आप देखो तो 175 रुपए से गिरता हुआ ये नीचे आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनका जो फॉर्मेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का या फिर बाकी जितनी भी बैंक्स हैं इंडियन, उन सबका फॉर्मेशन निफ्टी बैंक की तरह ही है। अगर आप देखो जब से निफ्टी बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जब से सिलिकॉन वैली बैंक वाला मतलब साहब यहाँ पर पूरा मामला आया है, निफ्टी बैंक भी लगातार गिरा है और सेम फॉर्मेशन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिल ही रहा है। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा एक महीने में तकरीबन 4.5% तक गिरा है, लेकिन अगर हाई से कंपेयर करेंगे 175 रुपए से, तब तो गिरावट ज्यादा ही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में हालांकि 47% का ग्रोथ है, बढ़िया रफ्तार लौटी थी। यहाँ पर 95 रुपीज से शेयर चला गया था 190 पर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो वो सस्टेन नहीं कर पाया है। जब भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता था फिर गिरावट आती थी, बाउंस बैक आता था फिर गिरावट आती थी। और अभी भी अगर आप देखो तो बाजार उतने अच्छे मूड में नहीं है। खास करके बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो यूएस की बड़ी से बड़ी बैंक जो है, मतलब बड़ी बड़ी बैंक्स में भैया दिक्कतें पैदा हो रही है। अगर आप बात करो सिलिकॉन वैली बैंक की बात करो, सिग्नेचर बैंक की बात करो, इवन क्रेडिट सूस की बात करो, तो वहां पर भी अभी दिक्कतें पैदा होना शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है ऐसी हालत में बैंकिंग सेक्टर पर दबाव पड़ेगा। और जिस तरीके से बाजार गिर रहा है, जिस तरीके से अदानी को लेकर भी कई सारे मामले निकलकर सामने, अगर अदानी को भी कुछ होता है तो भैया इंडियन बैंक की कमर और ज्यादा टूट जाएगी। उम्मीद करूंगा कि भैया अदानी के केस में कुछ ना निकले, लेकिन अगर कुछ निकल गया तो इंडियन बैंक की कमर और ज्यादा टूट सकती है उसकी वजह से। और अभी एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर बैंकिंग सेक्टर इस तरीके से कोलैप्स करता है कि यूएस में भी कोई दिक्कतें पैदा होना शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी कि इन्होंने एफडी के रेट्स बढ़ाए हैं, जो कि अच्छी बात है। जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एफडी के रेट्स भी बढ़ते हुए नजर ही आते हैं। फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात कर लो तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट डेफिनेटली पे करना शुरू कर, मतलब ज़्यादा पे कर रहा है यहाँ पर ये। और ये कोई नई बात नहीं है। उस तरीके से इंटरेस्ट रेट भी तो उन्होंने बढ़ाया है। तो यहाँ पर बैंक जो है वो आपको तकरीबन 7.5% तक का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7.5% तक का आपको यहाँ पर एफडी में इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। हालांकि इसमें भी कुछ बहुत सारी टर्म्स होती है यहाँ पर कि कितने से कितने वक्त के लिए रखोगे तो कितना मिलेगा, कितने से कितने के लिए रखोगे तो कितना मिलेगा, सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा, तो वो सारी यहाँ पर चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, एफडी के रेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर अगर हम बात करने जाए तो 80 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम ऑलरेडी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी करो। मैं अभी 100% लोगों के साथ नहीं हूँ। देखो मैं मान रहा हूँ कि अभी भी जो बैंकिंग सेक्टर, और ये मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ, ठीक है, और देखने को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी माहौल बने हुए, थोड़ा सा और करेक्शन आएगा। मैं कई टाइम से बोल रहा हूं, जब से सिलिकॉन वैली बैंक वाला मामला से निकल गया था, मैं तब से कह रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर में अब आपको यहां से 8 या 9% जितनी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि उतनी ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मामला अभी भी शांत नहीं हुआ। शायद थोड़ी सी और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। रीजन सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर अभी भी प्ले आउट होनी बाकी है। जैसे कि देखो सबसे पहले अगर हम बात करने जाए तो भारत में आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए थे। हालांकि उससे पहले फेड्स कई सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका था यूएस में, और फिर भारत में भी बढ़े इंटरेस्ट रेट। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी यूरोप में भी बढ़े हैं। और अभी दोबारा ये है कि फेड्स जो है अमरीकी बाजार, मतलब अमरीकी जो है फेड्स, वो और 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो दोबारा भारत भी बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिंपल मतलब ये है कि कम की चाहती है कंट्री, भैया आरबीआई कह लो, हमारा आरबीआई कह लो, या फिर उनका फेड्स कह लो, कि यार जो डिमांड है वो घटे। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है, डिमांड को घटाना जरूरी है। डिमांड को घटाने के लिए सिंपल सी बात है, लोग कम पैसा बोरो करें, लोग पैसा अपने पास रख के ज्यादा खर्च ना करें। ये एक मकसद होता है इनका।
और अगर मान लीजिए कि बैंक्स में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोग होम लोन कम लेते हैं, लोग कार लोन्स कम लेते हैं, लोग लोन पे आजकल आईफोन लेने की बात हो, टीवी लेने की बात हो, फ्रिज लेने की बात हो, वॉशिंग मशीन लेने की बात हो, तो ये सारी चीज़ आजकल लोग अगर देखो तो डेफिनेटली वो मतलब ज़्यादातर लोग ईएमआई पर ही लेते हैं कई बार। तो इससे क्या है कि एक डिमांड बढ़ती है, लेकिन अभी उस डिमांड को कंट्रोल में लेना है। जब लोन महंगी होगी तो लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन कम पैमाने पर करेंगे। जिसका सिंपल मतलब यह है कि डिमांड में श्रिंक आएगा, और डिमांड में श्रिंक आएगा तो बोरोवर कम होंगे, बोरोवर कम होंगे तो बैंक डेफिनेटली जाहिर सी बात है थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है, 78,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है, लेकिन बाद में वो अभी स्टेटिक है 3 सालों से। एक झटके में बढ़ा लेकिन 3 साल से स्टेटिक है। अगर हम बात करें जाए अभी हाल फिलहाल में, तो हाल फिलहाल में जो इनका इंटरेस्ट अर्निंग है वो 23,500 करोड़ के आसपास का है, जो इससे पहले 21 था, इससे पहले 17 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सेम चीज प्रॉफिट में भी देखो तो 3,850 करोड़ का प्रॉफिट अभी रहा है लास्ट क्वार्टर में, जो इससे पहले 3,300 करोड़ था, इससे पहले ये 2,190 करोड़ था। मतलब बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अब इसी तरीके के नतीजे से एक्सपेक्टेशन हो चुकी है लोगों को कि भैया अगर एक क्वार्टर भी बीच में ऐसा हुआ कि प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ, रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ, दिक्कत हो जाएगी इनको। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशो 10 का है, सेक्टर पी 20 का है। 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, सस्ता जरूर है कह सकते हो आप इसको, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की बैंकिंग सेक्टर में अभी आप देखो तो प्रेशर देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली मैं और यहाँ पर कह रहा हूँ कि अभी भी शायद यहाँ पर और 6-7% का करेक्शन आ सकता है। यहाँ पर देखा जाए होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 63.97% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर देखो बैंक बर्बाद नहीं होगा पहली चीज़, क्योंकि अगर कुछ भी होता है सरकार पैसा डाल देती है यहाँ पर, तो और ऑलरेडी वही अच्छे प्रॉफिट्स में अच्छे मार्जिन में बैठे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बर्बाद तो कभी नहीं होगा। हाँ, शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा यहाँ पर। 10.87% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 7.08% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है, 9.97% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 8.11, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा बैंक जरूर है डेफिनेटली, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में ना जो प्राइवेट बैंक है ना, उससे अच्छा कामकाज आपको सरकारी बैंकों में देखने को मिल जाएगा। सरकारी बैंक अब भैया प्राइवेट की तरह काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। तो आने वाले दौर में सरकारी बैंक में मैं मान के चल रहा हूँ कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहेगा प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले। लेकिन फिर भी जिस तरीके का अभी का माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए अभी भी मैं कहूँगा कि बॉटम जो है वो बना नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार ये डिक्लाइन वाला ग्राफ है और अभी भी ये ऊपर नहीं उठ रहा है। अगर ये यहाँ से भी देखोगे, ठीक है, इस साल की भी अगर हम बात करें, टूटा था, वापस बाउंस बैक आ गया, वापस टूट गया, बाउंस बैक आ गया, वापस टूट गया। डिक्लाइन वाला ग्राफ है ये ओवरऑल। तो शायद ये डिक्लाइन थोड़ा और वक्त के लिए भी कंटिन्यू रह सकता है, और यही वजह है कि अभी के लिए मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा। खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से पार्शली प्रॉफिट के मौके बन सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग के मौके नहीं है यहाँ पर अभी के वक्त में, तो अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी मर्जी आपकी है। और हाँ, मुझे तक यहाँ से अभी भी ये बैंक जो है वो 9 से 10% की गिरावट दिखा सकता है। बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।